दृष्टि आईएएस क्लास नोट्स पॉलिटी। इसमें हमने 2 लेक्चर फंडामेंटल राइट के किए थे, ये 3rd लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो भारतीय संसद और न्यायपालिका इस प्रश्न पर बार बार टकराव होता रहा है दोनों में कि क्या मूल अधिकारों में आर्टिकल 368 द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इस संबंध में प्रमुख तथ्य कालक्रमिक रूप से इस प्रकार, यानी जैसे जैसे हो गए उसको एक लाइन से बताया गया यहाँ पे। तो कह रहे स्वाधीनता प्राप्ति के तुरंत बाद जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन यानी कि भूमि पुनर्वितरण जैसे भूमि सुधार करने शुरू किए, तब भूमिपतियों की अधिकतम कानूनी सीमा से अधिक भूमि का अधिग्रहण करने की शुरुआत की। जो भूमिपतियों से सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर याचिका दायर की कि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मूल अधिकारों को छीना जाना असंवैधानिक। कह रहा है कि जिस टाइम स्वाधीनता प्राप्ति हुई, भारत स्वतंत्र हुआ, जमींदारी उन्मूलन या भूमि पुनर्वितरण जैसे भूमि सुधार किए गए, तो क्या हुआ कि जो जमींदार थे उन्होंने और अधिक जो भूमि है उसका अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। और जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने कोर्ट में जाके कहा कि ये तो फंडामेंटल राइट है, संपत्ति का अधिकार, और इसको अगर छीना जाएगा तो ये क्या है, असंवैधानिक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को उचित ठहराते हुए सरकार से भूमि सुधार संबंधित प्रयासों को असंवैधानिक बताया और कहा कि सरकार ऐसे भूमि नहीं ले सकती है, भूमि सुधार नहीं कर सकती क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में निहित है। इसके उत्तर में भूमि सुधारों को लागू करने के उद्देश्य से संसद ने प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पारित किया। अब कहा कुछ तो करना पड़ेगा, तो संसद ने क्या किया, पहला संविधान संशोधन कर दिया 1951। इसके माध्यम से संविधान में 31 ख जोड़े गए। 31 क के अनुसार भूमि सुधार तथा सामाजिक न्याय से संबंधित कुछ अन्य विषयों के लिए बनाई गई विधियों को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 14 यानी कि समता का अधिकार या अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार में उल्लेखित मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। और 31 ख में क्या कहा गया, 31 ख में कहा गया कि यदि कोई अधिनियम संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित है, ठीक है, तो ऐसे अधिनियम को संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकेगा। फिर आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इस मामले में प्रथम संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई और अपील जो किया था अपीलार्थी जो थे उन्होंने यह तर्क दिया कि आर्टिकल 13(2) के अनुसार राज्य द्वारा कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को छीनती या सीमित करती हो। चूंकि संविधान संशोधन भी संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार बनाई गई एक विधि ही है, अतः यह भी 13(2) में उल्लेखित विधि की परिधि में शामिल होगी। इस दृष्टि से प्रथम संविधान संशोधन अवैध है, ऐसा कहा गया। इसमें जिन्होंने अपील किया था उन्होंने कहा। उच्चतम न्यायालय ने जो अपीलार्थी थे के तर्क को खारिज करते हुए निर्धारित किया कि यदि आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है तो वो आर्टिकल 13(2) के अधीन विधि नहीं माना जाएगा। और 13(2) में वर्णित विधि के आशय समान विधियों से हैं, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम नहीं है, वो तो विशेष विधि है। दूसरे शब्दों में कहें तो सामान्य विधि से मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, किंतु आर्टिकल 368 के अधीन संवैधानिक विधियों द्वारा किया जा सकता है। ये कहा गया किसमें, तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में। अब आता है 1965 में संजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, 3:2 के बहुमत से शंकरी प्रसाद मामले में किए गए निर्णय को उचित माना और अर्थात निर्धारित किया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। फिर आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने की जो धारणा थी वो चेंज कर ली उन्होंने। इस मामले में संविधान में 17वें संशोधन 1964 की वैधता पर प्रश्न उठाया गया। इसमें 11 न्यायाधीशों की पीठ बैठी, जिसमें से 6:5 के बहुमत से फैसला किया गया कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को यह शक्ति नहीं है कि वह मूल अधिकार को छीन सके या न्यून कर सके, यानी कि नहीं कर सकती कहा गया। न्यायालय ने बहुमत के निर्णय को सुनाते हुए जो मुख्य न्यायाधीश थे श्री सुब्बा राम ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां सम्मिलित हैं। किसने कहा, श्री सुब्बा राम ने, चाहे वह विधानमंडल की साधारण विधायी शक्तियों को पारित की गई हो या फिर आर्टिकल 368 के अंतर्गत दी गई संशोधन शक्ति
की संशोधन की शक्ति हो, सभी विधियां 13 के अंतर्गत आएगी। न्यायालय को इस बात का ज्ञान था कि यदि यह फैसला भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाएगा तो 1950 के 1967 के दौरान बनाए गए बहुत से अधिनियम अवैध सिद्ध हो जाएंगे, लाखों प्रश्न उठ खड़े होंगे। इससे बचने के लिए न्यायाधीश ने भविष्य लक्ष्य निर्णय का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर गोलकनाथ मामले के निर्णय द्वारा वे संशोधन खारिज नहीं किए जाएंगे जो उससे पहले किए गए थे, किंतु यह स्पष्ट कर दिया गया कि भविष्य में संसद के पास मूल अधिकारों को न्यून या नष्ट करने की शक्ति नहीं होगी। ठीक है। फिर तत्कालीन केंद्र सरकार और संसद को सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय प्रतिकूल प्रतीत हुआ, इसलिए 1971 के चुनावों में जीतने के तुरंत बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरकार ने क्या किया, संसद में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया, 1971 पारित कर दिया, जिसमें क्या हुआ कि जिसमें अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक नया खंड 13(4) जोड़ दिया गया। लिखा कि 13 का कोई भी बात 368 के अंतर्गत होने वाले किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगी। इसी प्रकार संशोधन के माध्यम से 368 में एक नया खंड 368(3) भी अंतर स्थापित किया गया और यही बात दोहराया गया कि 368 जो है कि कोई बात 13 पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा क्या किया गया, 1971 में ही संसद ने 25वां संविधान संशोधन अधिनियम भी पारित किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि यदि संसद अनुच्छेद 39 ख और 39 ग को प्रभावी बनाने के लिए कोई कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकेगा कि अनुच्छेद 14, 19 या 31 में दिए गए मूल अधिकारों को वो सीमित कर रहा है। फिर 1973 में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला आता है, जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ। इस मामले में 13 न्यायाधीशों की न्यायपीठ गठित की गई, जिसमें 7:6 के बहुमत से न्यायपीठ ने निर्धारित किया कि 24वां जो संविधान संशोधन है वह वैध है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन करने के लिए उतनी ही सक्षम है जितनी संविधान के किसी अन्य भाग का। स्पष्ट है कि इसमें गोलकनाथ मामले में दिया गया निर्णय उलट दिया गया, जिसके अनुसार संसद मूल अधिकारों को ना तो छीन सकती थी ना ही न्यून कर सकती थी, किंतु संसद संविधान का संशोधन करके संविधान के आधारभूत ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती है और वह संविधान के आधारभूत ढांचे को ना तो छाट काट कर सकती है ना ही नष्ट कर सकती है। ठीक है। स्पष्ट है कि इस निर्णय के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे की धारणा जो थी उसको प्रस्तुत किया, जिसका आधार यह था कि आर्टिकल 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, ना कि नया संविधान बनाने की। संशोधन का अर्थ ही है कि मूल ढांचा बना रहे और ऊपरी स्तर पर जरूरी परिवर्तन किए जाएं। ठीक है। यह विचार अमेरिका के संविधान की मूल भावना के विचार से मिलता जुलता है। ठीक है। अब आपातकाल के दौरान संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया, जो एक प्रकार से संविधान का व्यापक पुनरीक्षण था। देखो कह रहा है कि आपातकाल के टाइम पे 42वां संविधान संशोधन आता है फिर से। यह अभी तक का सबसे व्यापक संविधान संशोधन था। इसके अंतर्गत आर्टिकल 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए, जिनमें कहा गया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर किसी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं होगा, कोई निर्बंधन होगा ही नहीं। आर्टिकल 368 के 5 में संसद द्वारा किए गए, ये कहा गया कोई निर्बंधन नहीं होगा आर्टिकल 368 के 5 में, और 4 में कहा गया कि संसद द्वारा किए गए किसी भी संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय के किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा। ये कह दिया आर्टिकल 368 के 4 में। सोचो 4 और 5 को जोड़ दिया 42वां में और कहा कि कोई भी संशोधन कर सकती है, कोई निर्बंधन नहीं होगा। आर्टिकल 368 का 5 और 4 कह रहा है न्यायालय में इसको नहीं ले जा सकते। फिर जो है 1980 में आता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने 368 के खंड 4 और 5 को अवैध घोषित कर दिया। कहा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों खंड संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति देकर न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल जो रिव्यू की शक्ति है उसको विनाश करते थे, जबकि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति तो संविधान के आधारभूत लक्षण में शामिल है। ये तो संविधान का आधारभूत लक्षण है, तो इसको अवैध घोषित कर दिया गया। किसको? 368 के 4 और 5 को। अब वर्तमान क्या स्थिति है? इस सारी प्रक्रिया के बाद वर्तमान में मूल अधिकारों की संशोधनीयता की स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। न्यायालय को यह तय करने की शक्ति है कि मूल अधिकारों में किया गया संशोधन संविधान के किसी आधारभूत लक्षण के विरुद्ध है या नहीं, ये न्यायालय तय कर सकता है। यदि ऐसा है तो संशोधन उस सीमा तक खारिज कर दिया जाएगा जिस सीमा तक वह किसी आधारभूत लक्षण को नुकसान पहुंचाता है।
आधारभूत लक्षण के आधार पर न्यायालय उन्हीं अधिनियमों या संशोधनों को खारिज कर सकता है जो 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद वाला केस के बाद पारित किए गए। इसका अर्थ है कि आधारभूत लक्षणों का सिद्धांत भूतलक्षी प्रभाव से है, यानी फ्यूचर के लिए, भूतलक्षी प्रभावों से नहीं है, यानी कि पास्ट से नहीं है, ये क्या है, फ्यूचर से है, तो भविष्यलक्षी प्रभाव से किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मूल अधिकारों का कोई संशोधन 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए तो भी न्यायपालिका न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित नहीं होगी। 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले किसी भी विषय पर न्यायिक पुनरीक्षण कर सकता है। न्यायालय इस विधि को उस सीमा तक अवैध घोषित कर देगा जहां तक वह संविधान के आधारभूत लक्षणों के विरुद्ध है। क्या वो वर्तमान स्थिति क्या है कि वर्तमान स्थिति यह है कि संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है, और किसी भी भाग में वो संशोधन जो है वो करने की शक्ति है, लेकिन न्यायिक पुनरीक्षण को रोक नहीं सकती है। और न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो चेक करे कि मौलिक अधिकार यानी कि मूल ढांचे में संशोधन तो नहीं हुआ है, मूल ढांचा तो प्रभावित नहीं हुआ। अगर हुआ है तो वो जो संशोधन है वो खारिज हो जाएगा। दूसरा चीज़, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, इसमें 24 अप्रैल 1973 को जो ये केस आया था, इसके बाद कोई भी कानून बनता है, कोई भी संशोधन होता है या 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून डाला जाता है तो उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मूल अधिकार में आर्टिकल 12 और 13, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।